ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए सोर्स, ऑब्जेक्ट और इमेज, खास करके सोर्सेस और ऑब्जेक्ट की पहचान होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़ चुके हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसी को कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। सीधा चलते हैं टॉपिक के अंदर, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि टॉपिक में जाने के पहले ऑब्जेक्ट की पहचान और इमेज की पहचान होना बहुत आवश्यक है। इसी के आधार पर पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेस्ड होता है। प्लस रे डायग्राम का सही खींचने आना बहुत जरूरी है, जो हम लोग इसमें से सीखने वाले हैं। प्रारंभ में आनी शुरू में थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्ट का पहचान और इमेज के पहचान के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत है। इंसिडेंट मतलब हुआ सीधा आने वाली प्रकाश की किरण, और जो किसी सतह पर पड़ने वाली है उसी को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। पढ़ के लौटेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो जब कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो सीधा एकदम रे के पीछे चलना है। हम लोग रे वगैरह सब जानेंगे। रे के पीछे चलना है, जिस डायरेक्शन से रे आ रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते जाना है। यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट। तो समय ना गवाते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अंदर, टॉपिक के अंदर जा रहे हैं। सीधे चलिए टॉपिक के अंदर प्रवेश करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री। यस, वी हैव टू नो अबाउट द ज्योमेट्री। द आर्ट ऑफ सबटेंडिंग एंड मेजरिंग एंगल्स इज नोन एज ज्योमेट्री। अर्थात एक ऐसी कला जिसके अंतर्गत हम लोग कोण को बनाने के लिए जानते भी हैं और मापते भी हैं, इसी को तो कहा जाता है ज्योमेट्री। लेकिन इस जगह पर आप पहले क्लासेस के जैसा लाइन खींच कर, स्ट्रेट लाइन खींच करके आप एंगल नहीं बना सकते, और ना ही डायरेक्टली इसको हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ हर कुछ करना पड़ेगा रे से, यानी प्रकाश की किरण से। जैसे एक रे ये हुआ, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये रे हुआ, दिस इज नॉन एज, ये जो एंगल सबटेंड करेंगे ये एंगल यहाँ आपको बनाना पड़ेगा रे से। अब आते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसका डेफिनेशन पहले ऑलरेडी दिया जा चुका है, फिर एक बार रिपीट करते हैं। एक शाखा है प्रकाश की, एक विभाग है, हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हम लोग परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ इमेज ट्रेसिंग, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। लॉज ऑफ इमेज ट्रेसिंग के बारे में जानते हैं, अर्थात किस तरह से किरण आरेख खींचा जाता है, किस तरह से रेज डायग्राम बनाए जा सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोग इसमें से प्राप्त करने वाले हैं। अब यहाँ सबसे पहले क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जाने के पहले क्या होता है कि कहीं भी जगह जाने जाइए तो हर पहले तो एक बात तो क्लियर है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता जब तक आप उस चीज को समझते नहीं, जानते नहीं है। जानने के पश्चात ही शॉर्टकट हो सकता है। तो इसमें से हम लोग एक एक टर्म को पहले समझते हैं, और सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कुछ टर्म जो रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यानी इसके टर्म के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। सो लेट अस रन टुवर्ड्स द टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एंड और पहला नंबर है सोर्सेस, प्रकाश के स्रोत। इसी की वजह से हम लोग देख सकते हैं, लाइट अगर नहीं पड़े, यानी लाइट से इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। चलिए सीधे चलते हैं। सोर्सेस किसको कहा जाता है? भाई जो कुछ आप देख सकते हैं, है ना, नेकेड आई से, दीज आर नथिंग बट द सोर्सेस। रही बात कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही देखा जा सकता है, तो वहां बात किया जाएगा कि उसको, उसके ऑब्जेक्ट का क्या टेंडेंसी होता है, क्या लक्षण होता है, उसको कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानना है, ऑल द ऑब्जेक्ट विच आर विजिबल टू अस आर सोर्सेस ऑफ लाइट। जितनी भी वस्तु हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं वो सब के सब स्रोत है। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के पास जो है अपना लाइट ऑन लाइट होता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट इर्द गिर्द में होते हैं जिसके पास ऑन लाइट होता है। तो यहाँ कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। हाउएवर, जहां फिर भी
जो सोर्स यानी ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है उसको हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं, स्वयं प्रकाशमान होता है, ये लाइट को रेडिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए तौर पर सन हो गया या अदर फ्लोरोसेंस प्रकाशमान जो वस्तु होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, है ना, उसके बाद में ट्यूबलाइट हो गया, इसके बाद में फायर फ्लाई हो गया, कुछ स्टार्स के पास अपना ऑन लाइट है, तो जो स्वयं से लाइट देता है उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेस। अदरवाइज नहीं तो ये नन ल्यूमिनस हो जाएगा। जैसे मून हुआ, अपना लाइट नहीं होता है उसके पास, बुक हो गया, हम ही लोग हो गए, दीवार हो गया, दीज आर द यानी जो अगल बगल वस्तु को हम लोग देखते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का लाइट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक, इन केस ऑफ नन ल्यूमिनस सोर्सेस, अगर मान लिया जाए कि जो ल्यूमिनस है, स्वयं प्रकाशमान है, जो प्रकाश देता है, द ऑब्जेक्ट्स इमिटिंग लाइट आर हॉट, ये फेनोमेनन कहलाता है इनकैंडेसेंस। अर्थात ये मैं जैसे लाइट रेडिएट कर रहा हो, अगर उस दौरान उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, तो इनकैंडेसेंस। और ऐसे स्रोतों को कहा जाता है इनकैंडेसेंट सोर्सेस, जैसे सन हुआ, गेटी हुआ, रेड हॉट आयरन, है ना, गर्म करते हैं, बाहर निकालते हैं, उससे लाइट जो है रेडिएट होता है। अब रहा बात गर्म होने का, तब आदमी भी गुस्से में गर्म हो जाएगा ना, तो वो जो है सेल्फ ल्यूमिनस नहीं हो, यानी यहाँ जो है इनकैंडेसेंट सोर्सेस के अंदर नहीं आ सकता है। एंड इफ कूल यानी लाइट को रेडिएट करते दौरान, अगर करने के दौरान वो ठंडा है, तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। जैसे हुआ ग्लो, वार्म, है ना, फायर फ्लाई, टीवी स्क्रीन, रेडियम क्लॉक डायल, ये सब जो है वो लाइट देते समय क्या होगा कि इसके टेम्परेचर में किसी भी तरह का परिवर्तन, यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, निग्लिजिबल, उसको हम लोग निग्लेक्ट करेंगे और ऑलमोस्ट उसको ठंडा मानेंगे, तो ये कहलाता है ल्यूमिनेसेंस। अब एक बात और कि इसमें से फॉस्फोरेसेंस, और यहां जरा सा देखेंगे, इन केस ऑफ ल्यूमिनेसेंस if the time interval between excitation and emission is less than 10 to the power minus 10 सेकेंड। एक्साइटेशन में थोड़ा सा जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि एक ट्यूब लाइट को आप स्विच ऑन करते हैं, तो दरअसल एक्साइटेशन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रैब्स करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, द प्रोसेस इज नोन एज एक्साइटेशन। तो इस दौरान जो है एनर्जी रेडिएट जो करेगा, कहने का मतलब हुआ सीधा, आप अभी ये समझिए, आगे की चर्चा किया जाएगा कि एक्साइटेशन यानी उत्तेजना और उत्सर्जन यानी लाइट देने, जैसे ट्यूब लाइट में स्विच दिए तो उससे लाइट जलने के बीच का जो इंटरवल ऑफ टाइम रहे वो लेस देन 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर हो, 8 सेकेंड हो, सॉरी, ये 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड होना चाहिए। यानी फिर से एक बार सुनिए कि एक्साइटेशन और इमिशन के बीच में अगर टाइम का मान लेस देन 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड से कम हो, तो ऐसे को कहा जाता है इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ठीक, अब यहां आता है, वैसे ही उतना तेजी से ये समाप्त भी हो जाएगा जब स्विच ऑफ करेंगे, तो जैसे ट्यूब लाइट हो गया या लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसे फेनोमेनन को कहा जाता है फ्लोरोसेंस और अदरवाइज फॉस्फोरेसेंस। इस केस में क्या होगा कि एक्साइटेशन और इमिशन के बीच में समय अंतराल बड़ा होता है। अब आते हैं इसके आगे, देखिए क्या है फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा। वैसे इसका स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति होता है ना, तो हिंदी बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, आप सीधा समझिए कि जो एक्साइटेशन और इमिशन के बीच में अगर समय अंतराल का मान 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड से कम हो, तब ये प्रक्रिया जो है ये कहलाता है फ्लोरेसेंस और अदरवाइज फॉस्फोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस कहलाएगा और ये कहलाएगा फॉस्फोरेसेंस नहीं। अगर ऐसा हुआ टाइम पीरियड का मान अगर एक्सीड कर गया तो फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। और फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, जैसे रेडियम वो घड़ी वाला जो डायल होता है कंटिन्यू टू ग्लो फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इज रिमूव्ड। जैसे मान लिया जाए हम लोग उस पर टॉर्च का, जैसे पुराना घड़ी एनालॉग
जो वॉच होता है अभी भी उसमें से जो डाला हुआ रहेगा 12, 3, 6, 9, तो उसमें से जो उस पर अगर टॉर्च का आप लाइट देंगे तो कुछ समय तक वो ग्लो करता रहता है, यानी वो सब लाइट जो है वो देता रहता है, जबकि उसके पास अपना लाइट नहीं होता है। वैसे ये रोड पर भी आपको मिल जाएगा ताकि एक्सीडेंट ना करे लोग, लेकिन फिर भी वो करता है। तो जब हम लोग सोर्स ऑफ लाइट हटाते हैं फिर भी इसका प्रभाव रहता है। तो इस तरह से एक सिंपल सा बात आप समझिए, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सीधा जो अपना लाइट हो, है ना, सेल्फ ल्यूमिनस, और जो अपना लाइट नहीं हो, जिसके पास लाइट पड़ता है, एक्साइटेशन और इमिशन के बीच का जो खेल है वो, उसके वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो उस वक्त लाइट इमिट करना शुरू करता है। तो एक हो गया सेल्फ ल्यूमिनस और एक हो गया नॉन ल्यूमिनस, जो सेल्फ अपने आप दे रहा हो लाइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सोर्सेस का नाम देते हैं। अब आता है नेक्स्ट टर्म, यानी टर्म नंबर 2 में आते हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसके तरफ चलते हैं। लाइट रे और रे ऑफ लाइट, ये क्या है? सीधी सी बात पहले समझना है। जैसे टॉर्च का लाइट एक तरफ हम लोग दे रहे हैं, है ना, ऐसे टॉर्च का लाइट दे रहे हैं। होता क्या है कि जब तक आप स्विच ऑन रखेंगे तब तक सामने वाला ऑब्जेक्ट अंधेरे में नजर आएगा। दिन में टॉर्च जला करके देखने वाला बात हुआ तो ये तो अलग बात है ना, वो तो बहुत बड़ा टॉर्च जल रहा है, तो उसमें से आप क्या टॉर्च जला के कर रहे हैं। तो एक सिंपल बात ये समझना है कि रात के समय सामने में टॉर्च अगर देंगे तो जब तक कंटिन्यूअस फ्लो लाइट का होता है तब तक सामने वाला ऑब्जेक्ट नजर आएगा, वरना नहीं आएगा। बस इसी तरह से काल्पनिक रेखा, यानी जो स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन आपको इमेजिन करना है, जिसमें से ये बात बोलना है कि भाई लगातार लाइट एनर्जी है वो ट्रांसफर होता चला जा रहा है। तो यहां इसी तरह से डेफिनेशन दिया गया, आर लाइट रे और रे ऑफ लाइट एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू व्हिच लाइट एनर्जी इज सपोज्ड टू बी ट्रांसमिटेड कंटिन्यूअसली इज नोन एज ए लाइट रे। यानी एक काल्पनिक सरल रेखीय पथ जिसमें ये माना जाता है, स्ट्रेट लाइन पाथ जिसमें एक माना जाता है कि लाइट इज एनर्जी इज कंटिन्यूअसली ट्रांसमिटेड, इसको हम लोग लाइट रे कहते हैं। एक बात और, ये वायलेट ठीक है यहां भी है और ये अलाइव रहेगा वेव ऑप्टिक्स में भी, जहां वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और वहां भी जो इमेजिनरी लाइन होगा वो रे ऑफ लाइट कहलाएगा। बस फर्क ये है कि यहां जो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें से विल्बोर्ड स्नेल का जो है जर्मन मैथमेटिक्स से उसका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जब वेव ऑप्टिक्स में वही बात आएगी तो वहां जो है रेनी डिस्कार्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है वेव ऑप्टिक्स के लिए, तो वहां हम लोग उसकी बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना चाहिए सीधा कि टॉर्च का लाइट, उसमें बहुत सारे हम लोग स्ट्रेट लाइन को खींच सकते हैं, एंड दीज स्ट्रेट लाइंस जिस पर की लाइट एनर्जी लगातार ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी कुछ बातें हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। नंबर 1, अबाउट लाइट रे, ये कभी नहीं मरता भाई साहब, कभी नहीं। इसीलिए आज से पहले, बहुत दिन पहले, 60-70 साल की बात किया जा रहा है, अंधेरी रात, अमावस्या की रात, वो सही में काली रात, यानी इस तरह से एकदम पूरा का पूरा डार्कनेस। वहां आपको जो लोग जानते हैं उस समय के हैं उनसे पूछने पर पता चलेगा, लेकिन ऊपर वाला भी कैसा गेम खेलता है उसमें उनकी आंखें सही थी, अब गड़बड़ हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ उस समय जो डार्कनेस था नाइट का वो अब कम हुआ है। इसके पीछे का वजह है कि कभी प्रकाश की किरणें मरती नहीं हैं। अब हो गया कि भाई तो इतना रहेगा तो दिन बराबर रात, रात बराबर दिन। देखिए एक बात है कि जो ब्रह्मांड के मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं यूनिवर्स के, सबको एनर्जी चाहिए अपने स्टेट में कायम रखने के लिए, अपने स्टेट को कायम रखने के लिए। जाहिर सी बात है वो एनर्जी वहां सोलर एनर्जी लेता है, अपने स्टेट को कायम रखता है, तो जाहिर सी बात है वो लाइट के मैक्सिमम एनर्जी को यूज करता है, और हम लोग तो अभी लगातार उसी पर डिपेंड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि ये कभी नहीं मरता है, और चूंकि ये चलता रहता है तो इसकी लंबाई अगर हम लोग मेजर करने की कोशिश करें देन इट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, यानी ये इंफिनिटी लिया जा सकता है। दूसरी बात, एक लाइट रे जो है वो डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल से इसको डिनोट किया जाता है। हालांकि हम लोग जब जरूरत पड़ेगा, जैसे यहां देखिए ऐसे ही करेंगे, है ना, एंगल बनाते समय O A B, है ना, इस तरह से
हम लोग नेमिंग करते रहेंगे, लेकिन इसका जो रियल नोटेशन होता है वो होता है स्मॉल एल। अब आते हैं बीम ऑफ लाइट। चले बीम ऑफ लाइट में आते हैं। क्या है कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, एक सोर्स देख रहे हैं, एक टॉर्च का लाइट जो अभी जलाया गया, तो उसमें से कई सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। मिनी स्ट्रेट लाइन जो पाथ है उसको खींचा जा सकता है। काल्पनिक है, खींचते रहिए, कल्पना का कोई अंत है नहीं। तो यहाँ जो है ना एक टर्म, यानी एक एक टर्म को, यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिसको कलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग को रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, इसलिए सब सारा काम करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात, बीम पुंज, इसको हिंदी में कहा जाता है बंच, ग्रुप होता है या गुच्छा जिसको कहते हैं। लाइट रेज आर नोन एज बीम, यानी एक गुच्छा जो होगा, एक ग्रुप जो होता है लाइट रेज का, उसी को कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट कैन बी ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स, तीन प्रकार का हो सकता है। फिलहाल तो आप समझिए कि अभी इंसिडेंट आने वाली इंसिडेंट रेज, आपतित किरण, आके पड़ने वाली किरण, और रिफ्लेक्टेड रेज, टकरा करके लौटने वाली किरणें। तो जो गुच्छा होगा, चाहे वो इंसिडेंट का हो या रिफ्लेक्टेड रेज, कलेक्टिवली जो होगा वो बीम कहे जाते हैं। अब एक रे से तो काम चलेगा नहीं ना, तो उसके लिए ग्रुप में से हम लोगों को जानना पड़ेगा। पहला आता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यस, ये जो सबसे पहला क्या है कि इसके बीच की दूरियां बढ़ती रहेंगी, ये डिस्टेंस ट्रैवल करता रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये नहीं बदलता है। तो ऐसे रेज को ग्रुप में हम लोग बीम कहते हैं। ज्यादातर ये इसका सोर्स जो होता है ना, सोर्स जो होगा वो इंफिनिटी पर होगा, लेकिन इंसिडेंट के लिए, है ना, किसके लिए, इंसिडेंट बीम के लिए कहा जा रहा है। जब रिफ्लेक्टेड बीम में इस तरह या रिफ्रैक्टेड बीम में बीम आएगा, तो वहां जो है डिवाइस, जो हम लोग मिरर और लेंस पढ़ेंगे, उसके फोकस पॉइंट पर सोर्सेस को रखा जाता है। वैसे भी लाइट के रास्ते को बदलने वाला या तो ऑप्टिकल डिवाइस हो सकता है या नहीं तो ऑप्टिकल इवेंट हो सकता है। बस समरी यही है कि भाई लाइट रेज के रास्ते को या उसमें से परिवर्तन करने वाला हम लोग कोई नहीं हो सकते। वहां या तो ऑप्टिकल इवेंट होगा या नहीं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रकाश के यंत्र जो निर्मित होगा कुछ सिस्टमैटिक मैनर, यानी कुछ तरीके की वजह से, जिसको हम लोग अपनाएंगे। अब आता है डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है ना, डाइवर्जिंग। यहाँ क्या होगा, देखिए, स्रोत से या जो इमेज कहीं बनता है तो वहां भी इस तरह का बीम होगा, और इसमें से क्या होगा, बीम देखिए ऐसे बीच की दूरी लगातार, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी वैसे वैसे बीम के बीच की दूरी भी, यानी रेज के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। तो या तो ये सोर्स से डाइवर्ज करता है, सोर्स डाइवर्ज मैंने सीधे एक दूसरे से दूरी बढ़ते जाना, ठीक, या नहीं तो आई, है ना, कहीं आई इमेज बनेगा तो वहां से फिर ऑब्जेक्ट का जब वो काम करता है तो इस तरह से दिखाया जाता है। तो हम लोग उसको यहां देखते चले जाएंगे। अब आता है कन्वर्जिंग बीम, ये देखिए ठीक उसका उल्टा होता है। यहां रेज के बीच की दूरी घटेगी, है ना, ये देखिए रेज के बीच की दूरी लगातार घटती रहती है। ज्यादातर ऑप्टिकल इवेंट के बाद में इस तरह के बीम्स को देखा जाता है, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्रकाश के यंत्र होते हैं उसके इवेंट के बाद इस तरह के बीम का निर्माण होता है। सीधा आपको समझना है कि इसमें रेज की बीच की दूरी घटेगी। अब आते हैं, भाई इतना रेज तो खींचना संभव है नहीं, तो इसके लिए नैरो एस्केप लेते हैं, नंबर 3, और ये है पेंसिल और पेंसिल ऑफ लाइट। बीम को ही पतला करके खींचना है ना यार, नैरोअर बीम। नैरोअर बीम ऑफ लाइट इज नोन एज अ पेंसिल या पेंसिल ऑफ रेज कह सकते हैं, लेकिन पेंसिल बोलिए एप्रोप्रिएट वर्ड है, ज्यादा बेटर होगा। इसमें से जितने भी बीम थे, अब एक बात समझिए, एक तो आदत बना लीजिए, क्या है कि बीम खींचते खींचते बहुत दिक्कत होगी उसमें से, है ना, थोड़ा सा डायग्राम बनाना, ज्यादा जितना आप रेज चुकी स्ट्रेट लाइन में खींच रहे हैं या ये एकदम सीधी रेखा में गमन करता है, आप अगर टेढ़ा भी इंक्लाइन भी करेंगे तो आपको सीधा खींचना पड़ेगा। तो इसीलिए पेंसिल का हम लोग सहारा लेते हैं, और नैरोअर बीम को ही पेंसिल कहा जाता है। इसमें से एक आदत बना लेना है, एक ठो खींचेंगे तो रे, दो ठो बना लेंगे तो हो जाएगा पेंसिल। अभी जस्ट पहले हम लोग देख चुके हैं
पैरेलल पेंसिल होता है, यानी दो रे को इस तरह से पैरेलल खींच दीजिए, दोनों एक दिशा में होना चाहिए। भाई पैरेलल बीम का ध्यान रखना है, दिशा जो है ऐसा नहीं कि एक इधर खींच दिए इधर नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो दोनों की दिशा एक होनी चाहिए और दोनों के बीच में सेपरेशन हमेशा समान होगा। अब आता है डाइवर्जिंग पेंसिल सोर्स, ऐसे देखिए या आई से दिखाएंगे हम लोग इमेज से, तो यहाँ क्या होगा, डाइवर्ज करने का मतलब हुआ बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब आता है कन्वर्जिंग, जितने टाइप के बीम होते हैं उतने टाइप का पेंसिल होता है। दो दो रे खींचते चले जाए, पैरेलल में दो रे खींचिए, ठीक है। इसमें भी देखिए दूरी बढ़ा करके खींचिए। कन्वर्जिंग में भी यही होगा। कन्वर्जिंग पेंसिल ये रहा, देखिए यहाँ क्या है, ज्यादातर बोले कि ऑप्टिकल इवेंट के पश्चात कन्वर्जिंग बीम का निर्माण होता है या कन्वर्जिंग पेंसिल का निर्माण होता है। तो जहां आपका बीम है थोड़ा सा उसमें से पेंसिल खींचिए और दो रे खींचने की कोशिश करें, तो ज्यादा शॉर्ट टाइम में आपको ज्यादा काम निकल जाएगा, रे डायग्राम समझ में भी आने लगेगा। अब आते हैं, और ये जरूरी भी है, एक बात जान जाइए, एक तो डिफ्रैक्शन से बचना है, उसके बाद जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके लार्जर साइज से भी बचना है, क्योंकि आगे चल करके आपको बताया जाएगा कि जो इंसिडेंट रे का जो कैटेगरी होता है उसमें से दो आएगा, एक आएगा पैरेक्सियल रेज और दूसरा आएगा मार्जिनल रेज। ये जो मार्जिनल रेज होता है ना, वो प्रतिबिंब में आने अर्थात इमेज में डिफेक्ट पैदा करेगा, और इसीलिए हम लोग जो है एपर्चर जो द्वारक रहेगा, चाहे मिरर हो या लेंस हो, उसको छोटा रखेंगे, और तभी जो है हम लोगों का इमेज जो होगा वो एरर फ्री होता है, एबरेशन फ्री होता है। अब आते हैं मिरर, क्योंकि ये आवश्यक हिस्सा है ना, ये आपका आवश्यक हिस्सा है मिरर। ये मिरर है भाई, इससे तो मुठभेड़ होता रहता है घर से लेके बाहर तक। मिरर्स इज हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। हाँ भाई, ये जो है हाईली पॉलिश्ड मटेरियल से, यानी एक सतह, जैसे एक प्लेन फेस लेंगे, सतह लेंगे, और उसका जो है एक सतह क्या किया जाएगा, सिल्वर्ड कर दिया जाएगा, यानी सिल्वर का कोटिंग किया जाता है। मगर सवाल उठता है कि सिल्वर ही क्यों, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक वजह आपको बता रहा, जैसे यहां देखिए प्लेन मिरर है, यहां हम लोग एक प्लेन सरफेस लिए, किसका, ग्लास का, और उसके एक सतह पर हम लोग कोटिंग करेंगे, पतला रहेगा, बेहतर होगा, क्योंकि इमेज जो है अगर ज्यादा मोटा मिरर रहा तो फिर आपका देखिए यहां दो शुरू हो जाएगा, और वो क्या है हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सिल्वरिंग या कोई पॉलिशिंग वर्ड करके निकल गया, लेकिन सिल्वर जो होता है, सिल्वरिंग दैट विल बी बेटर, और सिल्वरिंग का मतलब सिल्वर हुआ। आखिर सिल्वर में कुछ ऐसा गुण होगा? हाँ है, बिल्कुल है। देखिए जैसे मान लिया जाए टोटल लाइट, एक मटेरियल पर अगर टोटल लाइट जो फॉल कर रहा है उसकी मात्रा L है, तो इसके साथ तीन घटनाएं होती हैं। पहला नंबर, प्रकाश की कुछ मात्रा जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट ऐसा करते हैं हम, भूलते जाते हैं, देखते सुनिए, ये रिफ्लेक्ट कर गया, यानी कैपिटल R ले लिए इसका सिंबल। कुछ मात्रा जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाता, अंदर चला जाता, मीडियम में परिवर्तन हो जाता है, और कुछ मात्रा जो है एब्जॉर्ब कर जाता है। अब ये टोटल मात्रा में क्या कीजिए कि L से डिवाइड कर दीजिए, टोटल जो है ना, टोटल लाइट एनर्जी जो फॉल किया मटेरियल पर उसको डिवाइड कर दिए, फटाफट देखिए L बाय L हो गया, R बाय L हो गया, स्मॉल r बाय L हो गया, ये बाय ये हो गया L। अब इधर से L कट गया। अब इसका एक नोटेशन हम लोग बना लेते हैं, 1 हो गया, R बाय L, R बाय कैपिटल L, ए बाय कैपिटल L, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेंस। यानी R बाय L को हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको कह देते हैं R बेस L, और इसको रिफ्रेक्टेंस कहा जाता है, इसको कह देते हैं R बेस, स्मॉल r बेस L, और इसको कह देते हैं A बेस L, है ना। इसका रेस्पेक्टिव नेम है, तो हम लोग इसको ट्रांसमिशन ऑफ हीट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। तो यहां देखिए क्या है,
अगर इसी एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर बेस एल प्लस ए बेस एल बराबर 1, ये वाला जो है ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेंस, ये वाला कहलाएगा रिफ्रैक्टेंस, और ये वाला जो है ये कहलाता है एब्जॉर्बटेंस। अब होता क्या है कि सिल्वर के केस में रिफ्रैक्टेंस और एब्जॉर्बटेंस का मान ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, यानी इसको हम लोग टेंस टू 0 ले सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये आर बेस एल टेंस टू 0 एंड ई बेस एल जो होगा, यानी जिसको एब्जॉर्बटेंस कहा गया, ये भी टेंस टू 0। इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टेंस का लगभग मान 1 हो जाता है, यानी जो हम लोग सिल्वरिंग करते हैं इसके पीछे का ये वजह है। रिफ्लेक्टेंस का मतलब वो पड़ा मैक्सिमम लाइट का जो मात्रा है वो टकरा करके लौट जाएगा, इसीलिए हम लोग ये सिल्वरिंग करते हैं। यानी जितने भी मिरर्स होंगे या लेंसेस के सिल्वरिंग को हम लोग पढ़ेंगे, साफ टॉपिक लेंस में आपको मिल जाएगा सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस, तो उसके पीछे का ये वजह है। फिर से एक बार देख रहे हैं, टोटल लाइट एनर्जी एल फॉल किया, 3 तरह का इवेंट यहाँ हो रहा है। नंबर 1, एक मात्रा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एक मात्रा रिफ्रैक्ट कर जाएगा, एक मात्रा एब्जॉर्ब कर लेगा। आनी यहां देखिए टोटल परावर्तन, अपवर्तन और क्या होगा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से कोटेशन हम लोग एक नोटेशन बना लेते हैं, टोटल जो आनी जितना मात्रा रिफ्लेक्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल लाइट एनर्जी, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस। जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश किया उसको कहेंगे रिफ्लेक्ट, उसका मात्रा और टोटल एल से डिवाइड कर देंगे रिफ्लेक्टेंस, और जो मात्रा एब्जॉर्ब किया टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे डिवाइड कर देंगे तो यहां बन जाएगा एब्जॉर्बटेंस। इस तरीके से रिफ्लेक्टेंस प्लस रिफ्रैक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस इज इक्वल टू 1 हो गया। अब होता है ये गुण होता है किसमें, तो भाई ये गुण होता है सिल्वर में, और इसीलिए हम लोग सिल्वर का कोटिंग करते हैं। प्लेन मिरर की चर्चा पहले ही टॉपिक में है, बहुत शानदार ढंग से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कारण आएंगे कि भाई इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, पावर का मान 0 होता है। अच्छा, ये भी बात चर्चा में रहेगा कि बहुत ज्यादातर जो ऑर्डिनरी बुक्स हैं उसमें से लिख दिया है भाई वर्चुअल इमेज होता है, आपको पता चलेगा नहीं ये रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। बहुत सारे बुक में सीधे भाई जब भी बनेगा इरेक्ट बनेगा वर्चुअल बनेगा, आपको पता चलेगा कि अगर मिरर का पोजीशन आप अपराइट रखेंगे तो पता चलेगा कि वो वर्चुअल इमेज जो अभी तक इरेक्ट बन रहा था वो उल्टा भी हो जाता है। सो लॉट ऑफ इनोवेशन, बड़ा आश्चर्य है ना। प्लेन मिरर जिसमें से हम लोग लुकिंग मिरर अक्सर अपना डेली यूजेज में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी हालत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई है, तो उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब आता है ये प्लेन मिरर। अब चूंकि इसको बनाया था किसने, लॉयड ने, इसीलिए इसको लॉयड मिरर भी कहा जाता है। तो पहले ही नाम में आप देख सकते हैं, है ना, प्लेन मिरर या इसको कहते हैं लॉयड मिरर। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वेव ऑप्टिक्स के लिए किया गया था, है ना, लेकिन आदमी है भाई कुछ भी किसी भी सामान का यूज कर सकता है, और इसमें से परखने की बात है ना। बहुत लोग इसको देखे होंगे, बहुत सारा सामान है किसी चीज का, तो उसका यूज कुछ और है, लोग करते कुछ और हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर्स। ये 2 प्रकार का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। बाद में अभी फिलहाल हम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग जो मिरर्स हैं इसका नाम बिना तथ्य दिए हुए नहीं बोल सकते हैं। पहले आप देखिए, रिफ्लेक्शन में पता चल जाएगा कि इसको यानी जो कनकेव है उसको क्यों कन्वर्जिंग, ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे सिचुएशन में ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, रेज के बीच की दूरी को घटाएगा, और जो कन्वेक्स है उसको बढ़ाएगा। मगर क्यों, कैसे कैसे ये करता है, ये जानने के बाद, क्योंकि कंसेप्चुअली रहेगा तो रटना कम पड़ेगा, है ना, नहीं के बराबर। अब इसमें क्या होता है कि एक गोले का, आने किसका गोला भाई, मिट्टी का गोला नहीं ले लेना है, कांच का पतला गोला जितना रहेगा, बोले ना कि मिरर जितना पतला रहेगा आपका ग्लास का थिकनेस जितना अच्छा रहेगा, जितना कम रहेगा आपका मिरर उतना बेहतर बनता है। तो इसका एक पोर्शन काट लेना है
और काट करके बाहर, है ना, ये बाहर वाले भाग पर क्या करना है, सिल्वरिंग कर देना है। अंदर वाला जो स्मूथ सरफेस रहेगा उस पर रिफ्लेक्शन होगा धसे हुए पोर्शन पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा सनकेन मिरर। अब इसी का पोर्शन काट लेना है और अब क्या करना है कि सनकेन पार्ट पर यानी धसे हुए पोर्शन पर सिल्वरिंग कर देना है, तो ऑब्लिक पार्ट पर इसमें रिफ्लेक्शन होगा, इसमें सनकेन पार्ट पर रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए इसको सनकेन मिरर कहा गया, इसको ऑब्लिक मिरर कहा गया। कॉमनली यूज्ड ये दोनों मिरर्स होते हैं, जिसमें थोड़ा रेयर है, ये महंगा होता है ना, क्योंकि मेकअप या सेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है हम लोग के इर्द गिर्द बहुत बार बेचारा ये भी दिखता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। अब रहा कि इसको पढ़ने से क्या फायदा, ये तो आगे क्लास के जी नहीं साहब, इसी में से पढ़ना है, थोड़ा तो वेट कीजिए, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में इसकी जरूरत पड़ेगा। हम लोग यहाँ टेलीस्कोप दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक रिफ्रैक्टिंग जो रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है, यानी उसको फॉलो करता है, और एक रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आएगा। रही बात इसको सर्च लाइट मिरर क्यों कहा गया, क्योंकि आप टॉर्च कभी देखेंगे खोले तो बल्ब के पीछे भी एक, है ना, एलिप्टिकल अंडाकार इस तरह से बना हुआ एक मिरर होता है, इसको एलिप्सोडियल मिरर कहते हैं। और हेडलाइट, गाड़ी वाला हेडलाइट के पीछे भाई बहुत सारे मिरर्स जो दिखाई पड़ते हैं, है ना, दो हेडलाइट और फॉग लैंप, बहुत सारा चीज है जो आजकल गाड़ी में यूज किया जाता है। ये है आपका पैराबोलाइडल मिरर्स। अब रहा कि इसमें ध्यान रहे कि दो दो फोकस पॉइंट्स होते हैं। यस, अब ये फोकस पॉइंट क्या है, तो उधर 10वीं और 8वीं क्लासेस में ये सब बताया जाता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, यानी पैरेलल बीम जो इन्फिनिटी से आता है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है अथवा मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को कहा जाता है फोकस पॉइंट। लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्या वजह है, तो ये सारा चीज जानेंगे, लेकिन इतना बात अभी ध्यान आपको रखना, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन कि क्यों ऐसा होता है। बट अभी फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये दोनों सर्च लाइट मिरर जो होते हैं, टॉर्च में भी तो है भाई, सर्च लाइट में ही काम आता है, और हेडलाइट वाला भी सर्च लाइट में काम आता है, तो इसमें दो दो फोकस पॉइंट होते हैं और इसका इस्तेमाल भी हम लोगों को करना है। अब आता है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को मिलने वाला है ऑब्जेक्ट एंड इमेजेज। यस, हम लोगों को यहां ऑब्जेक्ट जानना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, लेकिन रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का थोड़ा सा अलग है, उसको समझना पड़ेगा। जहां से एक्चुअली लाइट रे निकल रहा, इमिट हो रहा हो, है ना, या इमिट होने जैसा लग रहा हो, हालांकि यहां थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना होगा। वैसे यहां देखिए, वेयर अ ग्रुप ऑफ इंसिडेंट रेज स्ट्राइक अ सरफेस द पॉइंट फ्रॉम व्हिच दे, जैसे मान लीजिए उधर से लाइट आ रहा है ना, तो ये हम आपको क्या बोले कि ऑब्जेक्ट को अगर आपको पकड़ना है तो एक ही तरीका है कि जो रे आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए, अपने जगह पर पहुंच जाएंगे जहां ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा बात है, या नहीं तो ये ट्राई करता है टू कन्वर्ज एज ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ एक सही कहीं से निकल रहा है प्रकाश की किरण, वो तो एकदम एग्जैक्ट वही ऑब्जेक्ट है जिसको रियल कहते हैं, और जहां वो कन्वर्ज करने की कोशिश करता है ना, तो वहां भी उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हो गया, एक रियल और एक वर्चुअल। If object is a point where light energy is actually present, yes, एक वस्तु जैसे बल्ब हुआ, वहां से लाइट रेज निकलता है, हम लोग की तरफ आता है, प्रतीत हो नहीं बल्कि वो सच में आ रहा है ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रियल ऑब्जेक्ट। और अगर रेज जो है मिलने की कोशिश करता है एट अ पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, जैसे आभास होता है कि वहां ऑब्जेक्ट है ना, वहां रेज जाकर के मिलने की कोशिश करता है, तो ये जो पॉइंट यानी रे जो होगा, यानी ये जो पॉइंट जैसे यहां आगे नीचे आप देखेंगे, ये दोनों का डायग्राम थोड़ा सा, ये दूसरा जो है ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो तंग कर सकता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इसमें से देखिए, यहां आपको क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल और रियल हो सकता है ना,
ऑब्जेक्ट में भी रियल और वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है जहां से लाइट रे आकर के सतह पर स्ट्राइक कर रहा है, तो जहां से आ रहा है उसको पकड़ेंगे तो वो जो होगा वो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इफ द लाइट रेज टेंड टू गो टुवर्ड्स द पॉइंट, अगर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वहां भी उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां से देखिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां से रे जो है वास्तव में निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन एक प्लेन मिरर है ना, ये जो है एक प्लेन मिरर है, और यहां देखिए रेज जो ये दिखाया गया है ये कोशिश कर रहा है कि ओ डैश पर मिरर के पीछे मिले, इसीलिए ये कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक और इंफॉर्मेशन अभी तो बात हुआ था कि एक प्लेन मिरर, क्या एक प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है? ऑफ कोर्स बना सकता है। देखिए यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, ये आगे हम लोग सीखेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज आई पर मीट कर रहा है, तो ये तो जब वहां आगे देखेंगे कि जब वास्तव में रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर मीट करता हो तो उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो यहां जो है गलत इंफॉर्मेशन नहीं रहना चाहिए, प्लेन मिरर भी रियल इमेज बना सकता है। जानबूझ करके ये रे डायग्राम हम यहां इसको खिंचवाए हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रहे कि ये रियल इमेज भी दे सकता है। और यहां देखिए ये जो इंसिडेंट रेज है, यानी ये रेज ट्राई कर रहा है मीट करने के लिए ओ डैश पर, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। आगे भी इस पर चर्चा होगी क्योंकि यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सब झगड़े का जड़ यही है। तो यहां जो है इसको भी हम लोग समझने वाले हैं, प्लेन मिरर में इस तरह की घटना होती है। अब आता है इमेज। The point where reflected rays converge or the point from which reflected rays seem to diverge is known as image of the object। दोनों बात हुआ है ना, क्या है, एक बिंदु, यस, एक बिंदु जहां से रिफ्लेक्टेड रे है ना, where reflected rays converge or point from which reflected rays seem to diverge। हानि जरा सा यहां समझने वाली बात है। दो बात यहां कहा जा रहा है कि एक ऐसा बिंदु जहां रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज कर रहा है, टकराने के बाद मिल रहा है, यहां आपको दिखाया जाएगा डायग्राम में। फिलहाल आप यहां समझिए, एक ऐसा बिंदु जहां रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रहा हो, या एक ऐसा बिंदु जहां से ऐसा लग रहा हो कि रिफ्लेक्टेड, भाई रिफ्लेक्शन के बाद की बात की जा रही है, जहां कन्वर्ज कर रहा हो। कन्वर्ज अभी तुरंत बताया, रेज के बीच की दूरी घटेगी, या डाइवर्ज कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का था। यहां भी डेफिनेशन में गड़बड़ हो रहा है, एक तो रियली कन्वर्ज कर रहा है, मिल जा रहा है, और दूसरा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि इमेजेस में भी रियल और वर्चुअल। अगर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु से पास कर रहा हो, एडजेक्ट है ना, एक ही नहीं दो, कम से कम दो दिखाना है, उसके बाद दिन दिखाते रहिए, तो उस पॉइंट को हम लोग इमेज कहेंगे और ये रियल इमेज होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां लाइट रे जो है, इफ द लाइट ओनली अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इमेज लाइज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसा आभास होता है कि वहां से आ रहा है ना, वहां से आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे। कौन रे? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इंसिडेंट रे का पीछा कीजिए तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑब्जेक्ट को खोजेंगे, और यदि रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग उसका पीछा करेंगे तो इमेज मिलेगा। बाकी तो इसी का जर्नी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब आया जब आप रे डायग्राम खींचने जान जाएंगे तो आसानी से सब कुछ अपने से कर लेंगे। यहाँ देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से हालांकि बचना है, क्योंकि हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं और मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है पॉइंट ऑब्जेक्ट ज्यादा पीसफुल होगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ देखिए ये प्लेन मिरर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये गया ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये सब बताया जाएगा कि आखिर क्यों ऐसे सीधे रास्ते पर आता है, ये वाला क्यों इतने से मुड़ा, है ना। अब यहां से हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे, है ना, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज को देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आदमी यहां से देखेगा, पता चलेगा कि भाई ये रेज जो है ए और बी, ए डैश बी डैश से आ रहा है।
हालांकि इधर रेज बिल्कुल नहीं जा रहा है, यहाँ सिलवर्ट किया हुआ है, आप जान रहे हैं यहाँ से लाइट रे जा नहीं सकता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज द वर्चुअल इमेज। यहाँ लगता है क्योंकि ये जो रे है देखिएगा, ये रे रिफ्लेक्ट करके आ रहा है भाई, और डेफिनेशन में बोला गया कि रिफ्लेक्टेड रेज अगर मीट कर रहा है ना, अभी दिखाएंगे एक्चुअली नीचे मीट करेगा, यहाँ मीट नहीं कर रहा है, यहाँ हम लोगों को धोखा हो रहा है कि ये मीट कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे स्थान को जो होगा वो वर्चुअल इमेज देगा। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया प्लेन मिरर के द्वारा, पहले दिखाया गया रियल इमेज देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है यस रियल इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। ठीक, यहां से देखिए इन्फिनिटी से रेज आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट पर मिलता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर फोकस पॉइंट पर मिलेगा क्यों, है ना। इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, एकदम आसानी से है। ये पोल क्या है, ठीक, ये अपर्चर किसको कहा जाता है, क्या है, एवरीथिंग सब वेल इन्फॉर्म्ड रहेगा। तो ये रेज जो है देखिए यहाँ वास्तव में आई पर मिलता है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज यहां मिल रहा है, कहां जी, आई पर। तो ये क्या हो जाएगा, एक रियल इमेज होगा। वैसे आदमी का नजर जो है ना हमेशा धोखा में ही रहता है, लेकिन ये बेचारा बताने की कोशिश करता है कि देखो हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज यानी यहां मीट कर रहे हैं। सो दिस इज द रियल इमेज। अब लास्ट पॉइंट आता है कि भाई वास्तविक जब रहेगा तो इसको आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं। यस, देखिए यहां क्या है, रियल इमेज विल अपीयर ऑन अ स्क्रीन एट इट्स पोजीशन व्हाइल अ वर्चुअल इमेज विल नॉट, है ना। जिंदगी में घोस्ट के जैसा है वर्चुअल इमेज, नहीं सुना जाता है कि अगर कैमरे में आप देखेंगे तो कैद नहीं होगा, बहुत सारे की किंवदंती है। खैर यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई इमेज जो है स्क्रीन पर एग्जैक्ट पोजीशन पर जो है वो, है ना, वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन वर्चुअल इमेज, अरे भाई लाइट रे जाएगा ही नहीं तो वहां कहां से आप लीजिएगा इमेज, जो चीज है नहीं उसको आप नहीं दिखा सकते। तो सीधा समझना है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं, उतार सकते हैं, उसके पोजीशन को दर्शाया जा सकता है, बट एक वर्चुअल इमेज के साथ ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लेन मिरर पर पहले जाया जाएगा, उसके बाद स्फेरिकल मिरर पर, ऐसे वन बाय वन प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि अब प्रॉब्लम का समय आ गया। अब यहां से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं, बनेगा भी, और जैसे हम बोले हैं वैसे, और अब फ्रीक्वेंटली भी हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।